हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर सिस्टम का रैंक बूस्टर सीरीज चल रहा है जिसमें मजा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होंगे धीरे 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 धीरे। और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने जीएमआर के बारे में देखा। अब हम लोग थोड़ा से अलग सेगमेंट के न्यूमेरिकल करते हैं रिलेटेड टू दिस लाइन पैरामीटर। ठीक है, यूनिट सेकंड चल रही है रैंक बूस्टर सीरीज में। जिसको पता नहीं हो, आपके दोस्त फ्रेंड सबको बता दो, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे ये कोर्स अवेलेबल है सपोर्ट कैटेगरी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम कहां तक कर चुके थे लास्ट में? यहां तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 है। अ सिंगल फेस कॉन्फ़िगरेशन इज spaced with 60 centimeter. The radius of each conductor is 0.5 centimeter. Find the inductance per conductor in microhenry per meter. In microhenry per meter if the conductor is made up of copper or steel. दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे। आपसे बोला है कि यहां पर जो सिंगल फेज कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल फेज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि यहां पे कहीं ना कहीं दो कंडक्टर प्लेसिंग है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। मतलब एक फेज है तो दूसरा न्यूट्रल होगा। इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है दैट इज 60 सेंटीमीटर का स्पेसिंग है। ठीक है, और रेडियस जो है दैट इज रेडियस कितनी है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से आप करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायमीटर लिखा रहता है, आप रेडियस कंसिडर कर लेते हैं। तो डायमीटर रेडियस के बीच में रिलेशन आपको पता है। क्वेश्चन में फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करो तो इस चीज का ध्यान रखना, mm सेंटीमीटर यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं जहां पे हमने समरी किया था हमारे इंडक्टेंस का, ठीक है, और वहां पर एक चीज बताई थी कि देखो सिंगल फेस कॉन्फ़िगरेशन है और यहां पर आपका मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन है, म्यू आर गिवन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला, स्किन इफेक्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से तो कॉपर हो चाहे कौन सा था, स्टील था, दोनों के लिए तो सेम आंसर आ जाएगा। दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। बट दोनों का मटेरियल डिफरेंस है, इस वजह से यहां पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी है। अगर मटेरियल डिफरेंस नहीं होता तो एक जैसा ये स्किन इफेक्ट से भी आंसर आ सकता था हमारा। हाँ, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है आंसर्स के बीच में, बट आपको इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाना, मटेरियल वाला ये फॉर्मूला लगाना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में पूछा है आपको, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द इंडक्टेंस पर कंडक्टर। पर कंडक्टर का मतलब आपको लूप का नहीं निकालना है, किसी एक कंडक्टर का निकालना है। ठीक है, किसी एक कंडक्टर का निकालना, मतलब एलए का निकाल लो या एलबी का निकाल लो, किसी एक चीज का निकाल लो। तो मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर देता हूं और यहां पे रख देता हूं। बस अब तो फॉर्मूला है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बड़ा लिख देता हूं। अब सबसे पहले किसका करेंगे हम लोग? सबसे पहले करेंगे हम लोग कॉपर का, और दोनों का रिलेटिव परमेबिलिटी यहाँ पे गिवन है। कॉपर का क्या होता है, म्यू आर 1 होता है, तो L इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 1/4 प्लस ln d कितना है डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर और रेडियस भी कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा आपका आई थिंक 1.007 माइक्रो हेनरी पर मीटर। यूनिट का ध्यान रखना, माइक्रो में, माइक्रो मतलब है ना, ये माइक्रो, म्यू नॉट परमेबिलिटी, ये माइक्रो है। माइक्रो का मतलब है 10 टू द पावर -6। तो यहाँ जब ओवरऑल कैलकुलेशन आएगी तो 10 टू द पावर -6 को माइक्रो लिख देना, हेनरी पर मीटर में आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये इंडक्टेंस आ गया। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग स्टील के लिए देखें, स्टील के लिए देखेंगे तो सेम फॉर्मूला लगा देना। तो इंडक्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर -7 100 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ln 60/25। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5.95 माइक्रो हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ये दो आंसर आ जाएंगे। कैलकुलेशन एरर का ध्यान रखना। ठीक है, डी और आर दोनों सेंटीमीटर में थे, इसलिए कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। कई बार ये रेडियस जो है कम रहेगी, ये हो सकता है सेंटीमीटर में रहे, ये मीटर में रहे, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, बस सिर्फ ये बताना था इस क्वेश्चन के जरिए मुझे कि रिलेटिव परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला सिंगल फेज में है वो कैसे होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे सिंगल फेज और थ्री फेज सिमेट्रिकल स्पेसिंग और अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल स्पेसिंग में कैसे डील करेंगे और अनसिमेट्रिकल में कैसे करेंगे, उन चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गेट 2017 का क्वेश्चन है। मैंने बताया ना 16 के बाद से क्वेश्चंस यहां से आने लगे हैं।
Consider an overhead transmission line with a 3-phase 50 Hz balance system with a conductors located at the vertices of an equilateral triangle of length DAB, DBC, DCA, मतलब सब 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तीनों साइड्स बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स आर नेग्लेक्टेड, द ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर इज, GMR कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 0.01। फिर क्या पूछना चाहते हैं, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इन ओम पर किलोमीटर। अब देखिए ये इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो बहुत बड़े बड़े फॉन्ट साइज होते हैं, तो बहुत बड़ा दिखता है पढ़ने में, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को पढ़ते भी नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं, फिर घर आके देखते अरे पढ़ने में ही बड़ा था बट बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा 2017 IIT रुड़की ने बनाया था पेपर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में, और उस टाइम पे 2017 में इलेक्ट्रिकल में 2 सेट आया करते थे, सेट 1 और सेट 2, ठीक है, तो किसी एक सेट में था और बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रीड भी नहीं करे क्लासरूम में, और जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के पूछा तो बोले सर हमने रीड भी नहीं किया, हमको लगा पता नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा भी नहीं। तो ऐसा होता है कई बार, लेंदी दिखने वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस तो क्या फॉल्ट वोल्ट के बारे में, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, जो नॉर्मल रिएक्टेंस होता है ना वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव सीक्वेंस वाला ही होता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस, नॉर्मल रिएक्टेंस, नॉर्मल इंडक्टेंस, सबके सब क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस होते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, बाकी कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ सकती थी, बहुत सारे स्टूडेंट तो रीड ही नहीं करते, इंटरप्रिटेशन तो बात की बात है। तो रिएक्टेंस इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल, रिएक्टेंस इक्वल टू ओमेगा एल मतलब 2πf L, और ये पर फेज का निकलता है, आपको पता है ओमिक वैल्यू हमेशा पर फेज में होती है, तो बस इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और रिएक्टेंस आ जाएगा। तो 2πf कितना है 50 हर्ट्ज इनटू इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका इंडक्टेंस ये क्या है 3 फेज है, पता है सर, स्पेसिंग कितना है, सिमेट्रिकल स्पेसिंग है, तो 2 इंटू इंटू द पावर -7 ln d कितना है 1 डिवाइडेड बाय r डैश, r डैश कितना है 0.7788, और ये कितना है रेडियस ही दे रखा है ना ज्योमेट्रिक, अच्छा सॉरी ये तो चलो यहाँ तो और आसान कर दिया हमारे लिए, है ना, 0.7788 करना ही नहीं, डायरेक्टली GMR की वैल्यू दे दी, GMR की वैल्यू दे दी 0.01, और दोनों मीटर में, ये भी मीटर में ऊपर, ये भी मीटर में, यूनिट सेट है। चलो बस अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, और यहाँ पे आपको -7 है तो किलोमीटर, नीचे की साइड में क्या आना चाहिए, किलोमीटर पर किलोमीटर में आना चाहिए, ये अभी क्या होगा ओम पर मीटर है, ओम पर मीटर है, तो इसका 10 टू द पावर 3 को 10 टू द पावर -3 को नीचे लेके आ जाओगे तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, तो +3 को क्या बोल देंगे हम लोग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है ना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, तो 10 टू द पावर -3 को नीचे लेके आ जाओगे तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, +3 का मतलब 1000, इसका मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.289 ओम पर किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 3 स्टेप का क्वेश्चन नहीं है ना, तो आपको जो ये जितना भी लाइन पैरामीटर से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जस्ट एक फॉर्मूला पता होना था, काम हो जाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन, देखिए लैंग्वेज कितनी बड़ी बड़ी है, जब स्क्रीन पे खुलता है ना वहां पे गेट के एग्जामिनेशन हॉल में तब और बड़ा दिखता है। अ सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन हैज अ 2 कंडक्टर ईच ऑफ 10 mm रेडियस, है ना, सिंगल फेज है, चलो फटाफट जैसा जैसा बोलते गए वैसा बना देते हैं, है ना, सिंगल फेज है तो एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, ठीक है, रेडियस कितना है 10 mm रेडियस है, रेडियस r कितना है 10 mm। चलो आगे बढ़ते हैं, These are fixed at a center to center distance of 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, 1 मीटर का फिक्स्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज नाउ कन्वर्टेड टू 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। अब ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सिंगल फेज है हमारा, अब 3 फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं,
कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस कन्वर्टेड टू अ 3-phase ट्रांसमिशन लाइन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड कंडक्टर ऑफ सेम रेडियस, मतलब रेडियस सेम होने वाली है। और क्या बोला है, दिस कंडक्टर इज फिक्स्ड एट एन इक्वल डिस्टेंस डी फ्रॉम द टू सिंगल फेस कंडक्टर, मतलब एक ऐसी जगह पे इसको फिक्स करना है जहां से दोनों कंडक्टर का जो डिस्टेंस वो बराबर रहे। इसका मतलब ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, तब तो यहां से भी डिस्टेंस डी रहेगा और यहां से भी डिस्टेंस डी रहेगा, तभी हो सकता है। क्योंकि इधर रख दोगे तो नहीं होगा, इधर रख दोगे तो भी नहीं होगा, यहीं पे आएगा ये प्लेसिंग इसकी, ठीक है। द 3-phase लाइन इज फुल्ली ट्रांसपोज्ड, फुल्ली ट्रांसपोज, देखिए इस फुल्ली ट्रांसपोज्ड लाइन और अनट्रांसपोज, वैसे ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है मैं ऑलरेडी फुल कोर्सेस में बताया हूं, बट आपके गेट के सिलेबस में अनट्रांसपोज्ड लाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फुल्ली ट्रांसपोज्ड लाइन ही आपके गेट के सिलेबस में है, इसलिए वरी मत होना, ये लिख देते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूजी सिलेबस में अगर अनट्रांसपोर्ट आएगा तो फिर तो आपका पूरा थ्योरी ही बदल जाएगा, है ना। चलिए, the positive sequence inductance per phase of the 3-phase system is to be 5% more than that of a inductance per conductor of a single phase system. The distance d in meter is, तो सबसे पहले तो d डिस्टेंस निकालना है मीटर में, और बोला क्या वापस से पढ़ना, तो पॉजिटिव सीक्वेंस इंडक्टेंस पर फेज ऑफ अ 3-phase सिस्टम, इस 3-phase सिस्टम का जो इंडक्टेंस है पर फेज ही आएगा ऑब्वियस है, और ये किसका है 3-phase का, इक्वल टू ये क्या है, इज टू बी 5% मोर देन द इंडक्टेंस पर कंडक्टर ऑफ अ सिंगल फेज। जब सिंगल फेज था ना येलो वाला, इसका जो पर कंडक्टर मतलब एल ए इंडक्टेंस बोल सकते हैं, एल ए, अगर इसको ए कंडक्टर माने तो एल ए इंडक्टेंस, उससे कितना है 5% ज्यादा, 5% ज्यादा मतलब 1.05, 5% ज्यादा ऐसे लिखते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा इंडक्टेंस पर कंडक्टर सिंगल फेज का, नॉट लूप है ना सिंगल फेज का। चलो बस अब हमें डी डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पे डिकोड कर लिया हमने, अब सारी चीजें वैल्यू के ऊपर है। यहाँ पे 3-phase का कैसे लिख देंगे, 3-phase का ये क्या है हमारा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 10⁻⁻7 ln अंडर रूट क्यूबिक रूट आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना, d1 डिस्टेंस 1 मीटर की 1 × d × d, तो d × d डिवाइडेड बाय आर डैश कितना हो जाएगा हमारा, आर डैश हो जाएगा 10 mm में, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे 0.77, या एक काम करते हैं चलो आर डैश ही रख देते हैं इसको अभी, तो है ना, हो सकता है हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ना भी पड़े, ठीक है, आर डैश रख देते हैं। चलो आगे चलते हैं, इधर देखें तो ये कितना है 1.05 है ना, थोड़ा सा और इधर ले आते हैं इसको, 1.05 इंटू 2 × 10⁻⁻7 ln, है ना, सिंगल फेज था हमारा, सिंगल फेज कंडक्टर का कितना है d डिवाइडेड बाय आर डैश, d डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर डैश, d डिस्टेंस मतलब कि हमारा क्या है यहाँ पे 1 मीटर, डायरेक्टली 1 मीटर रख देते हैं, ये हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 × 10⁻7 2 × 10⁻7 कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहाँ पे या तो ln को कंपेयर कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि इसको पावर में भी ले जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है तो आप बड़ा सिंपल तरीके से भी कर सकते हो कि सर हमें तो 1.05 पता है ln, अब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, ये 1 मीटर है तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होता है, ये आपको पता है, तो 1 मीटर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 mm में कर रहा हूँ, है ना, और 0.7788 इंटू 10, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन आएगी कुछ ना कुछ, तो चलो ये वाली तो मैं वर्चुअल से कर देता हूँ 2 मिनट, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई स्टेज तक पहुंचाता हूँ, अदरवाइज तो आप खुद ही समझदार हैं। 1000 डिवाइडेड बाय, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.788, ठीक है, और इसका ln ले लेते हैं अपन, तो लॉगरिथम ले लिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने 1.05 का, तो ये आ जाएगा 5.0979, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इधर से क्या बचेगा, इधर से अगर देखें ln, और इसको भी अगर हम लोग mm में चेंज कर ले, तो 1000 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर है ना ये, और क्यूबिक, उसके बाद आर डैश, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती से ये कर देते हैं कि डायरेक्टली इस आर डैश को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। और ये क्या हो जाएगा, अभी ये जो हो जाएगा हेनरी पर mm, नॉट इंडक्टेंस, हेनरी पर mm, ये पर mm में निकाला है हम लोगों ने, ठीक है, पर mm में निकाला है हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो चीजें हैं आपकी, जो ये लॉगरिथम ln की बेस क्या होता है, e होता है, तो पहले e जाएगा, है ना। यहां से अगर मैं देखूं तो 1000 d स्क्वायर क्यूबिक रूट डिवाइडेड बाय r डैश, और ये हो जाएगा e टू द पावर 5.0979, है ना। ये e टू द पावर आपके वर्चुअल कैलसी में होता है, वो करके देख लेना आप, ठीक है। फिर r डैश यहाँ पे 0.7788 इंटू जो भी रेडियस है वो इसका ये करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे, क्यूबिक रूट हटाने के लिए इधर क्यूबिक स्क्वायर करो, क्यूब कर देना, है ना। दोनों साइड में क्यूब करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ क्यूब हो जाएगा। देन फिर 1000 से डिवाइड करना, d का फिर अंडर रूट कर देना, तो d आ जाएगा आपका 1438, या हो सकता है किसी का 1439 भी आ जाए, mm में आएगा। बट आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस मीटर में पूछा है, तो 1.39 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 3839 चलेगा, कोई इशू नहीं है। आई थिंक आपके रेंज में आंसर था, ठीक है। मैं रेंज भी बता देता हूं, 2016 पहला था जिसमें वर्चुअल कैलसी था, ठीक है। इसका रेंज भी मैं आपको बता देता हूं, क्या रेंज आया था, 1.43 है ना, तो 1.41 से 1.47 है ना, 1.41 से 1.47 के बीच में आंसर जो भी आ जाए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपका 1.41 से लगा के 1.47 के बीच में किसी का जो भी आंसर आ जाए सही रहेगा, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, मानता हूँ कैलकुलेशन है, या तो आप ऐसा कर सकते थे यहाँ पे कि इसको mm में कन्वर्ट करके इसकी पावर लॉगरिथम में होता ना कि इसका पावर 1.05 करते, फिर कंपेयर करके हटा लेते और उस तरीके से भी कर सकते थे, जैसा आपका श्रद्धा भक्ति। जस्ट कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का था, ठीक है। तो गेट 2016 में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एक वेरिएशन और कर लेते जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी तो मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल ढेरों आपके फुल कोर्स में करा रखे हैं, जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट फॉर रैंक बूस्टर। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मेमोराइज भी हो जाएंगे। कैलकुलेशन वर्चुअल कैलसी कैसे चलाती है ध्यान रखना, नहीं तो अंडर रूट पता चले सर 7th रूट तो करते ही नहीं आ रहा, 9th रूट करते नहीं आ रहा, क्यूब रूट या 4th रूट तो करते ही नहीं आ रहा है, तो वर्चुअल कैलसी में ध्यान से आपको सारे रूट गिवन है ना। x की पावर लगा हुआ है तो वो x की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे और पर्टिकुलर x की वैल्यू डालेंगे तो वो रूट आपको दे देगा, ठीक है। ट्रायल के तौर पे आप कुछ इजी 2, 3 या कुछ ऐसा इजी ले लीजिए ताकि आपको कैलसी चलाना आ जाए। कैलकुलेटर चलाने के लिए आप ये कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और कोई 10th रूट ले लीजिए या कोई आसान सा 3 इंटू जिसका आपको पता है वैल्यू, ताकि क्रॉस चेकिंग के लिए कैलकुलेटर चलाना सीख जाए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको गेट में नहीं पूछे जाते क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत होती है, बस मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी फुल कोर्सेस में बहुत करवाया हूं, ठीक है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज, ये सिंगल फेज है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंडक्टर्स ऑफ अ 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाले जो 3 कंडक्टर है फेज ए के, इनका जो रेडियस है ना, डायमीटर और रेडियस का ध्यान रखना, जो रेडियस है वो कितना है 2.5 mm, ठीक है। गो कंडक्टर, इनको गो कंडक्टर बोला है, ठीक है। एंड 2 कंडक्टर्स ऑफ 5 mm रेडियस इन द रिटर्न कंडक्टर, मतलब यहां से ये तीनों के तीनों गो है, मतलब यहां से जा रहा है और वापस रिटर्न पाथ, ये रिटर्न है, ये गो है और ये रिटर्न पाथ के हैं, और इनका रेडियस कितना है 5 mm है, 5 mm आपको दे रखा है, ठीक है। ये सिंगल फेज है, ये पूरा का पूरा एक फेज को बिलोंग कर रहा है, ये दूसरे फेज को बिलोंग कर रहा है, ये गो कंडक्टर, ये रिटर्न कंडक्टर, मतलब यहां से करंट जा रहा है वहां से वापस आ रहा है, ठीक है। चलो आपसे क्या पूछा है, इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है मतलब इस ए फेज का मतलब ये पूरा का पूरा एल ए था, मतलब असल में ये मान सकते हैं हम लोग कि जो सिंगल फेज हमारा ऐसा बनता है ना, ये सिंगल फेज ए कंडक्टर और बी कंडक्टर, अब इस ए कंडक्टर को रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक कंडक्टर से नहीं रहा, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहा, ठीक है, और बी फेज का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, यहां पे इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो L इक्वल 20 to the power -7 ln dm डिवाइडेड बाय ds, dm डिवाइडेड बाय ds, मतलब GMD और GMR हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, जीएमडी और जीएमआर हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। देखो जीएमडी की बारी है। जीएमडी की अगर हम बात करें, जीएमडी क्या होता है ना, जीएमडी और किसका, ए फेस का, किसका, हमें जीएमडी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसका, ए का, डीएम ए फाइंड आउट करना है। अगर हमें ए फाइंड आउट करना है तो ए फाइंड आउट करना है, तो मैंने बताया था जीएमडी में कि अपोजिट ऐसे डिस्टेंसेस जो कि ऐसे कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस जो कि अपोजिट करंट कैरी कर रहा है। इसका मतलब जब आप यहां पे बैठोगे, इस फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर बैठेंगे, तो आप देखोगे कि अपोजिट करंट कौन कौन कैरी कर रहा है, फोर्थ और फिफ्थ कर रहा है। बाकी ये दोनों तो अपने वाले ही हैं, अपने भाई बंधु है ये तो, है ना। अपोजिट करंट ये वाला, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि D14 और D15 ये डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, है ना, पाइथागोरस लगा के। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके ऊपर बैठे आप, इसके ऊपर बैठ के देखा, तो फिर सेकंड कंडक्टर के ऊपर बैठ के देखा, तो आपको अपोजिट फिर से ये दोनों ही नजर आ रहे हैं, D14 और D15। और फिर इसके ऊपर बैठ के देखा, तो वापस से D14 14 कर दिया मैंने जल्दबाजी के चक्कर में, ये हमारा D24 है ना, D24 और D25 और देन D34 एंड D35, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6, तो 6 रूट आ जाएगा। ये हो गया डीएम, ओवरऑल डीएम। मतलब हमने क्या किया, फेज ए में जितनी भी चीजें, जितने भी कंडक्टर थे उसके ऊपर बैठ के अपोजिट करंट जो भी कंडक्टर कैरी कर रहे थे वहां के हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे डीएमबी कैलकुलेट करना, बी फेस का करना है, मतलब सिमिलरली अगर मैं इधर की साइड से देखूं, तो यहां पे बैठ के देखूंगा तो मुझे 1 2 और 3 नजर आएंगे। यहां पे बैठ के देखेंगे तो 1 2 और 3 नजर आएंगे। इसका मतलब इधर से एक पे बैठ के मुझे 2 2 2 2 2 2 का पेयर बना रहा था। सिमिलरली इस वाले फेस पे अगर मैं इस कंडक्टर के ऊपर बैठा हूं तो अपोजिट करंट कैरी करने वाले मुझे 3 नजर आ रहे हैं और इससे भी 3 नजर आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल 6 यहां पर भी रहेंगे। तो इसका मतलब है जब आप देखोगे, इसको पूरा लिखोगे ना, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, तो आपको पता लगेगा कि डीएमए और डीएमबी ये बराबर आएंगे, क्योंकि ये तीन लोग मिलके 2 चांटे इन्होंने धरे और इन दोनों ने मिलके 3 इसको धर दी। ठीक है, ओवरऑल बात 6 पे ही रुक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे जीएमडी दोनों के बराबर आ जाएंगे। बट डीएस जो है, जिसको हम सेल्फ जीएमडी भी बोलते हैं, जीएमआर बोलते हैं, वो अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि एक फेज में 3 कंडक्टर और एक में 2 ही कंडक्टर है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे डीएस अलग अलग आएंगे। तो डीएस अलग अलग कैसे आएंगे वो बता देता हूं फटाफट में। ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोगों ने, अगर मैं मान लो ये दे दूं आपको सिंपली 1 2 3 कंडक्टर रखे हुए हैं, इसका आपको ओवरऑल डीएस निकालना है, तो कितनी कैलकुलेशन लगेगी? आप बोलोगे सर यहां पे बैठ के देखेंगे तो उतना ही है ना, वापस उसमें चले गए। जीएमआर कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, हमें जीएमआर कैलकुलेट अगर करना है, चलो जीएमआर की तरफ चले गए। जीएमआर आप बोलोगे सर ओवरऑल अगर आप डीएस देखना चाहो ए का, तो ये हो जाएगा DS1 DS2 और DS3 और ये क्यूबिक रूट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 1 का जो डीएस है वो कैसे हो जाएगा? 1 का डीएस जो हो जाएगा वो हो जाएगा D11 D12 और D13। ये कैलकुलेट कर लेंगे, 11.7788 इंटू आर कर दोगे। अब आप बोलोगे सर DS1 और DS3 तो हमें बराबर नजर आ रहे हैं, है ना, यहां पे खड़े होके देखोगे तो भी और यहां पे खड़े होके देखोगे भी तो भी सेम होंगे, तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो ये एक कैलकुलेशन एक D12 की करना है और एक ओवरऑल की करना है, तो डीएस से फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका फेज बी का है ना, DSB करेंगे, DSB का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ओवरऑल फाइंड आउट करना है DS4 और DS5 का, और ये सेकेंड रूट आ जाएगा क्योंकि 2 ही कंडक्टर है ना, ये 2 ही कंडक्टर है हमारे। तो अब आप बोलोगे सर इसका और इसका बात तो एक ही है, दोनों का सेम ही आएगा, तो क्यों ही एक बार DSB को एक ही बार कर देंगे कैलकुलेट। DSB इक्वल टू DS4 के बराबर रख दो, किसी एक के कर लो, क्योंकि जो चीज वहां से होगा वहां से दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। समझ में आ रहा है ना? जीएमआर ऑलरेडी मैं इतनी प्रैक्टिस करा चुका इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा हूं। चलो अब क्या करना है, दोनों का अलग अलग आ गया, मतलब जीएमडी सेम है, जीएमआर अलग अलग है। इसका मतलब है कि इंडक्टेंस जो है LA इंडक्टेंस वो निकलेगा 2 × 10⁻⁷ ln DMA डिवाइडेड बाय DSA, और LB निकलेगा 2 × 10⁻⁷ ln
DMB डिवाइडेड बाय DSB, दोनों कैलकुलेट करना है। टोटल इंडक्टेंस जो पूछा है LA प्लस LB आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर थोड़ा सा वेरी हो सकता है, देखो जो ऑप्शंस गिवन है, मतलब आपका आंसर जो रहेगा वो सी के आसपास आएगा। हो सकता है एग्जैक्टली सेम नहीं मैच करे, क्योंकि इनमें आंसर में वेरिएशन होते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट किसी का 45 भी हो सकता है, 1.47 भी हो सकता है, 1.43 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, कुछ भी रेंज आ सकता है। ऑप्शंस अवेलेबल है, इस वजह से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज अगर रेंज में आएगा इस तरह के क्वेश्चंस तो रेंज अच्छी खासी गिवन होती है। समझ में आ गया। गो और रिटर्न कंडक्टर का मतलब है कि जीएमडी और जीएमआर क्या है, अपोजिट, जो कंडक्टर है उसका जो अपोजिट करंट कैरी कर रहा उसके डिस्टेंसेस को हम लोग जीएमडी बोलते हैं, म्यूचुअल जीएमडी, ठीक है। और जीएमआर किसको बोलते हैं, जो खुद के खुद में डिस्टेंस कवर हो, ठीक है। जीएमआर में दिक्कत नहीं आएगी, जीएमडी में आप एक बार और कैलकुलेशन कर लेना। सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख दी है, सिंपल है, सारी वैल्यू डेटा डालना है और करना है। इस सेम क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फुल में करवा चुका हूँ, मुझे रैंक बूस्टर में सिर्फ अप्रोच बताना था, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं ले जाना था। बट इस तरह की इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कम एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग गेट के पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक सेगमेंट पूरा पूरा इंडक्टेंस का कंप्लीट हो गया है, और लगभग 2 कैटेगरी और बाकी है, डबल सर्किट लाइन और आपका बंडल कंडक्टर। उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दोनों करवा दूंगा, और साथ में कैपेसिटेंस के फॉर्मूले भी आपको रिवाइज करा दूंगा, और कैपेसिटेंस के भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके साथ ही हम लोग हमारे लाइन पैरामीटर वाला सेगमेंट ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।